हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की वीडियो जो महत्वपूर्ण रहने वाली है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट TGT PGT एस्टेट, और जहां पर भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है और हिंदी व्याकरण का हिंदी की शब्द व्यवस्था अगर पूछी जाती हैं तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि स्पेशल हम तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लास नंबर 21 रहने वाली है। और असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट का जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। और एस्टेट वाले बच्चे लगातार मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि मैम हिंदी व्याकरण शुरू कीजिए, तो ये सबसे उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। आपका साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने हिंदी की वर्ण व्यवस्था पढ़ी थी, हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ा। अब हम शब्द व्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो शब्द व्यवस्था के अंदर आप सभी को पता है कि हम पढ़ेंगे कि हिंदी में जो शब्द हैं वो कितने प्रकार से बनते हैं, जैसे उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, इन सभी से शब्द बनते हैं। और शब्द का जो भंडार है, उन सभी शब्दों को हम कितने आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कि हिंदी के सभी शब्दों को देखिए, जितनी भी हिंदी की शब्दावली है, यानी कि हिंदी भाषा में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन सी भाषाओं से है, उनको वर्गीकृत हम किस आधार पर कर सकते हैं। तो पूरी शब्दावली की अगर बात करूं तो उनको रचना या बनावट के आधार पर हम बांट सकते हैं, शब्दों को वर्गीकृत कर सकते हैं। रचना और बनावट के आधार पर जैसे 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अगर स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार को वर्गीकृत करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने स्रोत यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भंडार पढ़ाए थे और ये सारे हमने कर लिए थे, तत्सम, तद्भव। और अब आते हैं आज की इस वीडियो में हम बचे खुचे सभी पढ़ लेंगे। तत्सम और तद्भव ये शब्द मैंने बताए थे, यहाँ से 1 नंबर TGT PGT एस्टेट में जरूर आता है। साथ साथ मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उन प्रश्नों को भी मद्देनजर रखते हुए आपको बताया था कि कहाँ से कौन सा जो शब्द है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अमचूर बताया था, ये वर्तनी में पूछा गया था। तो हर तरीके से मैं बताती हुई चलती हूँ। वो क्लासेस आप वीडियो को जरूर देखें, एंड तक जरूर देखें, जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द का वर्गीकरण करते हैं तो 4 प्रकार से किया जाता है। एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, और फिर आता है देशज, और फिर आता है विदेशज। तो तत्सम और तद्भव ये हमने कल की वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से विदेशज और देशज शब्द। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ है, और हमारा देश है भारत देश है। तो भारत देश में ही जो शब्दों का उत्पत्ति हुई है वो इसी के अंदर आ जाएंगे। देशज शब्द की एक विशेषता ये भी है कि उसमें लोक या अंचल की संस्कृति की महक महसूस की जा सकती है, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। भारत जो है 28 राज्यों में बटा हुआ है, और हर राज्य में अलग अलग प्रकार की भाषा लगभग बोली जाती है। तो वहाँ के लोक प्रचलित जो शब्द हैं वो भी हिंदी भाषा के अंदर समाहित हो जाते हैं। उन्हीं शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। भारत में दूसरी भाषा से लिए गए जो शब्द हैं, शब्द भी देशज कहलाएंगे। दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द भी देशज। भारत में दूसरी भाषाओं से, अब पता है कि भारत में 22 भाषाएं हैं, तो इन भाषाओं से लिए गए शब्द भी जो है देशज कहलाएंगे, अगर उस भाषा का जन्म भारत में हुआ है। तो अगर विदेशी भाषाओं से कोई शब्द आया है तो वो विदेशज कहलाएगा। अब यहाँ से भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मतलब जरूर आता है पेपर में, और पूछा जाता है कि ये शब्द जो है कौन सी भाषा का है। तो ध्यान से देखना है, सभी शब्द आप याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 15-20 शब्द पढ़ लेते हैं किसी एक भाषा के तो थोड़ा सा अनुमान हो जाता है, थोड़ा आइडिया आ जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो कुछ प्रमुख देशज शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। देशज शब्द जो भारत की जिन भाषाओं का जन्म भारत में ही हुआ है, और उन्हीं भाषाओं के वे शब्द हैं जो हिंदी में शामिल किए गए हैं, हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है, तो उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द हैं कुछ द्रविड़ भाषाओं से आए हैं। इंडिया का मैप जब हम ऐसे बनाते हैं तो इधर ये राजस्थान वगैरह, और ये जो साउथ का एरिया है, यहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं इनके जो शब्द हैं वो द्रविड़ से कहलाते हैं। ठीक है।
तो ये कुछ एक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थोड़ा सा अगर एक आध भी आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रह जाएगा, तो आपको ऑप्शन टिक करने में आसानी रहेगी। जैसे उड़द, ओसारा, कच्चा, कजल, कटोरा, काका, केड़, कुट्टी, कुप्पी। अब ये कुट्टी, कुप्पी ऐसे शब्द आपको पता है तमिलनाडु साइड ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। केतकी, चक्का, चिकना, चूड़ी। तो आप ऐसे याद रखना कि चै से जैसे ये 3 शब्द हैं, कै से ये सारे दे रखे हैं, जैसे कि कच्चा, कजल, कटोरा, काका, केड़, कुट्टी, कुप्पी। इस तरीके से थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि हाँ ये शब्द जो हैं द्रविड़ भाषाओं से आए हैं। झंझा और झूठ, और झूठ शब्द देखो जब हम काफ़ी बोलते हैं तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये द्रविड़ भाषाओं से आया हुआ शब्द है। टोपी, ठेस, डंका, नीर, पापड़, पिंड, पेट। पेट वाला शब्द देखो भंगी, माला, मीन, मुकुट, लाठी। ये शब्द जो है इम्पोर्टेंट है चारों के चारों। सूजी, इडली, डोसा, सांबर, पिला। ये शब्द सभी आप समझ ही जाएंगे कि द्रविड़ भाषाओं के शब्द है, क्योंकि साउथ की डिश है ये। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप आइडिया लगाएंगे तो आसानी से आप शब्दों को पहचान पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं अपने ही गठन से जो शब्द आए हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो ये देशज शब्द हैं। ध्यान रखना ये सारे हम देशज शब्द पढ़ रहे हैं। तो इनमें से जैसे कि अनुकरणात्मक या ध्वन्यात्मक शब्द, अंड बंड। क्या अंड बंड कर रखी है तुमने, उठ पटांग बातें ना करें, कितनी कड़क है ये मैडम, है ना। इस तरीके के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। किलकारी, खटपट। अब देख बच्चों से कर लो, बच्चे उठपटांग होते हैं, किलकारी मारते हैं, खटपट होते हैं, खर्रट्टा मार मार कर सोते हैं। बच्चे हमेशा गड़बड़ भी करते हैं, बच्चे बहुत चटक होते हैं, चटपटा खाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, चुटकियों में मान भी जाते हैं, छिछले होते हैं। तो इस तरीके से ना आप थोड़ी सी ट्रिक बना लें तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये सारे शब्द कैसे हैं, देशज शब्द हैं। झंकार, वैसे तो बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका है कि आपके दिमाग में वो शब्द स्ट्राइक कर जाए कि हाँ मैम ने कुछ इस तरीके से बताया था। टंकार, ठठेरा, भबक, भोपू। अरे भोपू, भोपू भी हम अक्सर बच्चों को कह देते हैं। बच्चे दांत खटखटाते रहते हैं, दरवाजे खटखटाते रहते हैं। खुरचना, खुरचना जैसे खुरचते हैं ना, पहले जिसमें दूध गर्म करते थे उस बर्तन को धोते थे तो उसमें खुरचन सी लग जाती थी नीचे, तो खुरचना। खुड़की, घुड़की, सनसनाहट, हिनहिनाना। ऐसे शब्द जो हैं ये सारे किस में आ जाते हैं, देशज शब्द में आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद आता है विदेशज शब्द, और विदेशज शब्द का जो दायरा है वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो हमारे देश में नहीं उपजे, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया में हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं। जैसे कि एक दूसरे देश की संस्कृति से, भाषा से, खान पान से, पहनावे से हम किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, और उस संस्कृति के साथ साथ शब्द भी आते हैं। जैसे आजकल हम वेस्टर्न ड्रेस अपनाने लगे हैं, तो इस तरीके से अधिकांश शब्द भी हम अपनी शब्दावली में प्रयोग करने लगे हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं। तो ये विदेशज शब्द कहलाते हैं। हालांकि विदेशज और देशज दोनों ही प्रकार के शब्द दूसरी भाषाओं से संबंध होते हैं, किंतु देशज शब्दों का संबंध इसी देश की भाषाओं से है, और विदेशज का संबंध है भारत देश से बाहर की भाषाओं से संबंध रखता है। तो ये दोनों में आपको अंतर आसानी से समझना है। अब प्रमुख विदेशज शब्द हैं, ये हम देखेंगे अक्सर परीक्षाओं में। भाई यहाँ से पेपर जो शब्द है वो दे दिए जाते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब थोड़ी सी आपको ट्रिक के साथ बताने की कोशिश करूंगी। जैसे कि तुर्की, फारसी शब्द बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। अब यहाँ से शॉर्ट करते हैं कि मैम इतने शब्द तो याद नहीं होंगे, लेकिन जो अंग्रेजी शब्द हैं इन्हें तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिसकी स्पेलिंग आती है, जैसे अपील है, कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, यानी कि अदालत और कोर्ट से संबंधित जो वर्ड हैं ये ज़्यादातर सारे किसके हैं, हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो ये तो आप सारे ट्रेन, बस, कार, मोटर, लारी, स्कूटर, साइकिल, सभी की यही स्पेलिंग हम इंग्लिश में भी एज इट इज़ लिखते हैं, जैसे कि, ठीक है, और इसी प्रकार से ये हिंदी में भी यूज किए जाते हैं। अब एक शब्द है इंजन। इंजन शब्द को हम ढंग से देखेंगे तो इंजन शब्द जो है ये भी किस में आ जाएगा, अंग्रेजी का शब्द है। साइकिल है, स्कूटर है, बैटरी है, ब्रेक है, यूनियन है, तो यूनियन की UNION यही स्पेलिंग लिखते हैं, जिसकी स्पेलिंग आपको सीधी
सीधे से इस तरीके से दिमाग में आ रही है, तो ये सारे शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। अब बात करती हूँ फारसी शब्द की, और फारसी शब्द आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे तो वो पीजीटी एस्टेट का पेपर हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, या किसी भी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट हो, तो एक शब्द यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। अब फारसी शब्द देखेंगे, जैसे कि आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, उम्मीद, है ना। हम तो भरोसा शब्द बोलते हैं, जैसे उस्ताद, कारीगर, किशमिश, कुर्ता। इनमें से ना ऐसे करना, आप फलों के शब्द हैं वो एक साइड निकाल लें, जो ऑफिस से जुड़े हुए शब्द हैं उनको एक साइड निकाल लें। जैसे दफ्तर है, तो दफ्तर शब्द फारसी भाषा का शब्द है, दफ्तर है, दुकान है ना। ये सारे शब्द किसके आ जाएंगे, फारसी के आ जाएंगे। आबरू, आबरू किसका है, फारसी। आतिशबाजी, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज़, उम्मीद, उस्ताद, कारीगर, तो ये शब्द उस्ताद, कारीगर, किसमिस, कुर्ता, कुश्ती, कुचा, खाक, खुद, खुदा, खामोश, तो ये खुदा वाला शब्द तो पता ही है फारसी का है। खुराक, एक खुराक ले लेना, दो खुराक ले लेना, ये फारसी की भाषा के शब्द हैं। और उसके बाद है गरम, गज, गवाह, गिरफ्तार, गिर्द, गुलाब, चादर। थोड़ा से इन्हें ध्यान रखें तो ये सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि दुकान, दुकान पर जाते हैं हम, दुकान से क्या खरीद कर लाते हैं, ऐसे याद कर लेना, किशमिश खरीद के लाते हैं। दुकान पर हम मतलब पाजामा पहनकर और पर्दा करके दुकान पर जाते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा मैं ये सिर्फ ट्रिक के लिए बता रही हूँ आपको। और बर्फ़ी भी दुकान से खरीद कर लाते हैं, थोड़ा इस तरीके से याद करना ना। अब दूसरी अगर बात करूँ तो जैसे दफ्तर शब्द है, दफ्तर में कुछ चापलूस लोग भी रहते हैं, है ना, और इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तनख्वाह मिलती है, दफ्तर में काम करते हैं, तो ऐसे शब्द आप अगर याद रखेंगे तो आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। जैसे कि बै वाले शब्द है ना, देख सकते हैं, ये फारसी शब्द हैं। ख और बै के काफ़ी शब्द हैं, जैसे बारिश है, बीमार है, बुखार है, बर्फ़ी है। ये बै के चारों शब्द हैं, तो ये किसके हैं, फारसी के हैं। उसके बाद अगर बात करूँ थोड़ा सा, तो शादी, सितार, सरदार, समोसा, समोसा शब्द भी फारसी का है। साल, सरकार, हफ्ता, ये सारे किसके हैं, दरोगा, ये सारे शब्द किसके हैं, अरबी फारसी के हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा आप कुछ भी ट्रिक बनाकर और इन चीज़ों को इस तरीके से याद कर लें। उसके बाद मैंने अंग्रेजी शब्द बता दिए, फारसी बता दिए, अब आते हैं अरबी। अब अधिकांश बच्चे ना अरबी और फारसी को इकट्ठा ही ले लेते हैं, लेकिन पेपर वाला आपसे भी शातिर है, वो अरबी के अलग पूछता है और फारसी के अलग पूछता है। ऑप्शन आपको अलग अलग देते हैं, तो देखो थोड़ा सा अंतर बना के चलना है। जैसे कि तकिया हम सिर के नीचे लगाते हैं, तरक्की, तकिया, तारीख, तकदीर, तमाम, ये जो शब्द हैं चारों ये अरबी के शब्द हैं। जो मैं इम्पोर्टेंट शब्द हैं उन्हीं पर थोड़ा सा आपका ध्यान फोकस करवा रही हूँ। उसके बाद ऐसे हैं अजब, अजीब, अदालत, अक्ल, अल्लाह। अल्लाह शब्द जो है ना, ध्यान रखना, फारसी का नहीं है, अरबी का है। आखिर, आदमी, आफत, इनाम, इजलास, इज्जत, ये सारे शब्द अरबी के हैं। उसके बाद जैसे दवा, दावा, दिमाग, दुनिया, ये चारों शब्द दै से याद रखें तो चारों शब्द हैं अरबी के शब्द हैं। उसके बाद इसी तरीके जैसे लिफाफा है, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। मुसाफिर है, वारिस है, ये सारे शब्द किसके हैं, अरबी के हैं। अब देखो जलेबी आप खाते हैं तो जलेबी शब्द भी अरबी का है। कर्ज, किस्मत, कालीन, कीमत, किताब, किताब शब्द याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, तो जो किताब शब्द है ये भी अरबी का है। ठीक है, जो पेपर में पूछे जा चुके मैं उन्हीं तरीके के शब्दों को आपको बता रही हूँ। जैसे हलवाई है, हलवाई क्या बनाता है, जलेबी बनाता है। जहाज में बैठ के हम जलेबी खाते हैं और किताब पढ़ते जाते हैं, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, तो किताब शब्द जरूर याद रखें, ये पूछा जाता है। लिफाफा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और शराब है, ये भी अरबी का शब्द है। और हुक्म, ये पूछा था, ये स्क्रीनिंग में पूछा था, एचपीएससी पीजीटी का जब पेपर था तो हुक्म शब्द आया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि परीक्षाओं में कहाँ से पूछा जाता है, तो बेटा इन्हीं किताबों में से पूछा जाता है, अलग से नहीं पूछा जाता है। तो याद रखना आपको, जो हुक्म शब्द है ये याद रखना। ऑप्शन में फारसी भी था और अरबी भी था, लेकिन ये अरबी का शब्द है हुक्म।
तो इस तरीके से मैंने कुछ एक शब्द आपको बताए हैं ताकि आपको याद रखें। जुलूस जो है ना, ये शब्द भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अरबी का। जुलूस, जलसा, जवाब, ये तीनों शब्द किसके हैं? अरबी के हैं। तारीख याद रखना, तकिया याद रखना, ये भी अरबी के शब्द हैं। ठीक है, तो याद हो गए होंगे। अब ये ज़्यादा पूछे जाते हैं अरबी और फारसी वाले। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो शब्द तुर्की भाषा के हैं। तो जो काटने वाली चीज़ें हैं ना, जिससे काट कर खाते हैं, जैसे कैंची से काटते हैं और चाकू से काटते हैं, ये मैंने ऐसे ही कर रखे थे। फिर चम्मच से हम खाते हैं, है ना। चेचक, चे से याद रखना, चकमक, चेचक, चाकू, चिक, ये सारे शब्द, कैंची, कुली, कुर्की, ये सारे शब्द किसके हैं? तुर्की के हैं। और जो उर्दू शब्द है ना, अपने आप में ये भी तुर्की का शब्द है, ये याद रखना। तोप भी चलने वाली चीज़ है। बारूद है, ये मैंने ऐसे याद कर रखे थे ना, तो ऐसे आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और सराय, सुराग, लफंगा, लाश जो है, ये शब्द भी किसका है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद कुछ एक और शब्द हैं, जैसे कि चाय और लीची, ये दो शब्दों वर्णों के शब्द हैं, तो चीनी शब्द हैं। जापान का है इम्पान, रिक्शा, ये जापानी शब्द हैं। पुर्तगाली का है आल्पिन वगैरह, अन्नास, गमला, गिरजा, चाबी, नीलाम, पपीता, पाव, रोटी, है ना। ये शब्द किसके हैं? फीता, अलमारी शब्द इंपॉर्टेंट है, ये किसका है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फ्रेंच से अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, रेस्तरा, रिपोर्ताज, याद रखना। रिपोर्ताज शब्द हिंदी की एक विधा है। रिपोर्ताज जैसे लिखे जाते हैं, तो रिपोर्ताज शब्द इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कौन सी भाषा का है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। डच भाषा के है, जैसे बम्ब, तांगे का एक पुर्जा होता है। उसके बाद रूसी शब्द है रूबल, वाड़े का, ये इतने नहीं पूछे जाते। स्पुतनिक नाम आजकल पूछा जा सकता है। स्पुतनिक जो है कोरोना में इंजेक्शन दवाई का नाम बना था, स्पुतनिक नाम रखा गया था, तो ये रूसी है और रूस ने ही इस दवाई का इन्वेंशन किया था। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गठन यानी कि बनावट के आधार पर शब्दों के जो हैं 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और युग रूढ़। इसे तो हम इसी में कर लेते हैं। और यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि रूढ़ से भी पूछा जाता है और योग रूढ़ से भी पूछा जाता है। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? ये वो शब्द हैं जिनकी ध्वनियों को अलग करके कोई अर्थ नहीं निकला जा सकता। जैसे कि हाथ शब्द है, हाथ, नाक, कान, इनको मैं अलग करूं, हा जैसे कि अलग कर दिया, हा प्लस थ। अगर इस वर्ण का अगर मैं कोई, या इस शब्द का मैं कोई मतलब निकालती हूँ तो कुछ नहीं निकलता, इसका भी कोई नहीं निकलता। तो इस तरीके से आप तोड़ कर देख लेना। उस शब्द का अगर कोई अर्थ नहीं निकलता है तोड़ने पर, जैसे कि तोड़ के मैं दिखाऊं पुस्तकालय, तो इसको पुस्तक प्लस आले करेंगे तो पुस्तक का अपने आप में एक अर्थ होता है। लेकिन जो रूढ़ शब्द हैं उनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हाथ है, पेट है, किताब है, तोड़कर देख लेना इन शब्दों को। जब इनको अलग अलग कर देते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो याद रखना, कुछ इस तरीके के ना एग्जाम्पल याद रखें तो उससे आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। यौगिक शब्द जो है योग से बना है और योग का अर्थ होता है जोड़। जैसे कि निम्नलिखित संख्याओं का योग कीजिए, तो योग का मतलब है जोड़। अब ये वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं और जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है। जैसे पुस्तकालय, हथगोला, जलज। अब यहाँ पर ना जलज शब्द पूछा जाता है, पंकज शब्द पूछा जाता है, तो ये सारे कैसे होते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये काफ़ी बार पेपर में आता है। हथगोला, जैसे हाथ प्लस गोला, ऐसे करेंगे तो गोला भी अपने आप में एक मीनिंग है और हाथ का भी अपने आप में एक मीनिंग है। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ निकलता है। दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है। ध्यान से इसकी परिभाषा देखें। ये वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बनते हैं। मतलब जब 2 शब्द, अब मैं इनको अलग कर दूं, हथ ये एक शब्द है, ये अपने आप में रूढ़ है। अगर है और थ को अलग कर दूं तो ये रूढ़ शब्द है। गोला है तो गो प्लस ला करूं इसको, तो ये भी अपने आप में एक रूढ़ शब्द है। तो जब 2 रूढ़ शब्द जुड़कर बनते हैं जिनका अर्थ दोनों के अर्थ जुड़ने से निर्धारित होता है। अब हाथ और गोला दोनों को जोड़ेंगे तो हाथ का गोला,
तो ये आपको एक शब्द मीनिंग दे रही हैं, एक अर्थ दे रही हैं। इसी तरीके से पुस्तकालय है, पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक का एक अर्थ होता है जिसे हम किताब कहते हैं, बुक कहते हैं, और आलय मतलब स्थान, तो ये क्या हो गए, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आता है योगरूढ़, और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ये ऐसे शब्द हैं जो संरचना की दृष्टि से यौगिक हैं किंतु उनका अर्थ एक विशेष रूप में रूढ़ हो चुका है, मतलब जिनको हम सुन सुनकर वो रूढ़ सा हो चुका है, काफी पुराना हो चुका है। उदाहरण के लिए पंकज शब्द का यौगिक दृष्टि से अर्थ होगा कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु इसका प्रचलित अर्थ है कमल, जो कि रूढ़ हो चुका है। अब पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन पंकज शब्द अगर हमारे सुनते ही दिमाग में स्ट्राइक करता है कि इनमें ना भाई याद रखना इन शब्दों का, जैसे ये जलज था तो जल में उत्पन्न होने वाला था, जल प्लस जय, तो वो ये यौगिक था आपका, और पंकज जो है योग रूढ़ में आ जाएगा, क्योंकि ये शब्द है ना वैसे तो यौगिक है लेकिन ये रूढ़ हो चुका है, किसके अर्थ में, कमल के अर्थ में रूढ़ हो चुका है। पंकज को हम कमल का पर्यायवाची लेकर चलते हैं जो कि रूढ़ हो चुका है। ऐसे ही नीलकंठ इत्यादि शब्द भी, यानी कि जो बहुब्री समास के अधिकतर जो शब्द है ना वो इसी में आ जाते हैं, योग रूढ़ में। ठीक है, तो ये थे रचना, ये मैंने आपको अभी बताया था, बनावट के आधार पर शब्द का निर्माण। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। और जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो उन बच्चों को यही कहूँगी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें, और फिर आपके पेपर में जो ऑप्शन आते हैं उन ऑप्शन को इस एग्जाम्पल से मिलाकर देखें, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा ऑप्शन टिक करना है। तो एस्टेट वाले बच्चे विशेष ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रही हैं उनका एग्जाम्पल एक आधा आपको जरूर आना चाहिए। ठीक है, फिर देखना आपके प्रश्न किस तरीके से सही होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी ये सारी वीडियो मैं शेयर करती हूँ। तो जो भी नया स्टूडेंट जुड़ता है जिसको वीडियो ढूंढने में मुश्किल होती है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वैसे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके नाम से मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। वहाँ पर मैंने जितना भी HPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है सारी वीडियोस वहाँ पर डाल रखी हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, और बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।